नमस्कार। आज हम मुगल साम्राज्य की कहानी में जरा गहराई से उतरेंगे। नमस्कार। हाँ, एक बहुत बड़ा और प्रभावशाली साम्राज्य रहा है ये। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो विकिपीडिया के कुछ लेखों से ली गई है। और हमारा मकसद है इस बड़े दक्षिण एशियाई साम्राज्य के मतलब बनने, उसके शिखर पर पहुंचने और फिर ढलान के दौर को समझना। सही। ये सफर 1526 से शुरू होकर 1857 तक चला। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत 1526 में बाबर से होती है। वो आज के उज़्बेकिस्तान से आया था, है ना? हाँ, मध्य एशिया से। उसने पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी उसे हराया। और सुना है इसमें तोपों और बंदूकों का बड़ा हाथ था। ये नई चीज थी उस वक्त। बिल्कुल। ये उस समय की कह सकते हैं आधुनिक सैन्य तकनीक थी। उसने ये पड़ोसी सफाविद और ऑटोमन साम्राज्यों से सीखी थी। अच्छा। और एक बात और, बाबर सिर्फ एक सिपा सालार नहीं था। वो तैमूर और चंगेज खान दोनों का वंशज होने का दावा करता था। ओ, ये तो बड़ी बात है। हाँ, इससे उसके दावे को एक वजन मिलता था, एक तरह की लेजिटिमेसी और सैन्य विरासत। इसी ताकत पर साम्राज्य की नींव पड़ी असल में। तो नींव बाबर ने रखी, लेकिन फिर उसके पोते अकबर, जिनका शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा, उन्होंने साम्राज्य को वाकई में फैलाया, लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में। हाँ, अकबर का दौर सिर्फ विस्तार का नहीं था। उसने एक कमाल का प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया, केंद्रीकृत, मानकीकृत प्रशासन। प्रशासन कैसे? उसने जब्त नाम की एक नई राजस्व प्रणाली शुरू की। जब्त? हाँ, जब्त मतलब लगान। जो टैक्स था वो नकद में वसूला जाने लगा। पहले उपज का हिस्सा होता था, अब नकद। अच्छा, कैश में। तो इसका क्या फायदा हुआ? इससे किसान सीधे बड़े बाजारों से जुड़ गए, व्यापार बढ़ा, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। यही साम्राज्य की माली ताकत का एक बड़ा आधार बना। और शायद इसी से जुड़े सिक्के वगैरह भी होंगे। बिल्कुल। चांदी का मानक सिक्का, रुपया, इसी दौर में व्यवस्थित हुआ, एक स्टैंडर्ड करेंसी। फिर आता है शाहजहां का दौर, 1628 से 1758। इसे तो मुगल वास्तुकला का सुनहरा दौर कहते हैं। ताजमहल तो है ही। हाँ, ताजमहल तो है ही, जिसे कहते हैं भारत में मुस्लिम कला का गहना। अद्भुत है। दुनिया की बेहतरीन इमारतों में से एक। यकीनन। लेकिन शाहजहां का दौर सिर्फ इमारतों का नहीं था। कला, साहित्य, कपड़ों का डिजाइन, टेक्सटाइल्स, ये सब कुछ बहुत ऊंचे स्तर पर था। अच्छा। हाँ, इसमें फारसी और भारतीय शैलियों का एक बड़ा खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। और यहीं हिंदुस्तानी भाषा भी, जो हम आज बोलते हैं, वो पनपी। और अर्थव्यवस्था कैसी थी इस वक्त? जबरदस्त। आप अंदाजा लगाइए, 1750 के आसपास भारत दुनिया का लगभग 25% सामान बना रहा था। 25%? हाँ, खासकर बंगाल का कपड़ा उद्योग, वो तो मेन सेंटर था। और एक जैसी मुद्रा, रुपया और सड़कों का जाल, इसने व्यापार को और बढ़ाया। इसके बाद आए औरंगजेब, 1658 से 1707। उनके समय साम्राज्य सबसे ज्यादा फैला, है ना? हाँ, भौगोलिक रूप से अपने चरम पर पहुंच गया था। लेकिन उसने दक्षिण में बहुत लंबे युद्ध लड़े। तो उसका असर तो पड़ा होगा। बहुत गहरा असर। एक तो शाही खजाने पर बहुत भारी बोझ पड़ा। दूसरे, औरंगजेब ने गैर मुसलमानों पर जजिया कर फिर से लगा दिया। जजिया? हाँ, वो धार्मिक टैक्स। हाँ, वही। और उसने इस्लामी कानूनों का एक संग्रह, फतवा आलमगीरी, भी तैयार करवाया। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि इसमें कुछ और भी पहलू हैं। हाँ, ये बात भी है। कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि औरंगजेब ने ही अपने पूर्वजों की तुलना में कहीं ज्यादा हिंदुओं को शाही नौकरशाही में, ऊंचे ओहदों पर रखा। अच्छा, ये तो विरोधाभासी लगता है। हाँ, इतिहास अक्सर सीधा नहीं होता। और ये भी कहा जाता है कि उसने कई गैर मुस्लिम संस्थानों को दान भी दिया। लेकिन हाँ, दक्कन में उसकी लंबी गैर मौजूदगी से राजधानी में प्रशासन कमजोर जरूर हुआ। और फिर 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई। उसके बाद लगता है सब बिखरने लगा। हाँ, बहुत तेजी से। एक तो कमजोर बादशाह है, फिर गद्दी के लिए लड़ाइयां शुरू हो गई, उत्तराधिकार के युद्ध। बिल्कुल। और फिर 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर हमला। उसने तो जैसे मुगल शान और ताकत की कमर ही तोड़ दी। बिल्कुल। बहुत लूटपाट हुई। तो इसके बाद तो जो क्षेत्रीय ताकतें थी वो सिर उठाने लगी होंगी। हाँ, बिल्कुल। मराठा जैसी शक्तियां थी, वो तो पूरी तरह आजाद हो गईं। और धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का असर बढ़ने लगा। अच्छा, अंग्रेज। हाँ, और आखिरकार 1857 का विद्रोह हुआ। उसके बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उन्हें हटा दिया गया।
रंगून भेज दिया गया था ना। हाँ, बर्मा, और ब्रिटिश राज ने औपचारिक तौर पर साम्राज्य को खत्म कर दिया। तो पतन के मुख्य कारण क्या रहे? कमजोर उत्तराधिकारी, हाँ, अंदरूनी झगड़े, पैसे की तंगी मतलब वित्तीय समस्याएं, और साम्राज्य का बहुत ज्यादा फैल जाना भी एक कारण था। उसे संभालना मुश्किल हो गया था। तो कुल मिलाकर देखें तो मुगल साम्राज्य सैन्य जीत से शुरू हुआ, लेकिन टिका एक व्यवस्थित प्रशासन, कुछ हद तक मानकीकृत नियमों और एक मिलीजुली शासक क्लास के दम पर। सही। अर्थव्यवस्था भी मजबूत थी, संस्कृति भी काफी समृद्ध थी, पर आखिरकार अंदरूनी कमजोरियां और बाहरी दबाव वो भारी पड़े। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि जब कोई साम्राज्य कागज पर खत्म हो जाता है, तो क्या वो सच में पूरी तरह खत्म हो जाता है? मतलब उसकी बनाई हुई प्रशासनिक व्यवस्थाएं, उसकी संस्कृति का जो मेलजोल था, उसका असर, यहाँ तक कि उसकी मुद्रा प्रणाली जैसे रुपया, वो आज भी दक्षिण एशिया को किस तरह और किस हद तक प्रभावित कर रहे हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इतिहास का साया कितना लंबा होता है। बिल्कुल, ये सवाल हमें इतिहास के असर पर सोचने को मजबूर